गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में अपना चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके अंदर हमने कल रेखाखंड रेखाओं, किरण, समांतर रेखाओं की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल कर लिया था। तो दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है, आप इन चार बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें आकृति दी हुई है, एक रेखा है। उसके बाद में इसमें यहाँ पे नाम लिखे A B C D E, डी तक ये सॉरी, ये चार बिंदु दी हुई है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया इस आकृति में, संलग्न आकृति में, इस रेखा के सभी प्रकार, इसको आप किस किस प्रकार से बोल सकते हो या पहचान सकते हो, उसका नाम हमें लिखना है। हल यहाँ पे लिखना, रेखा के सभी संभव प्रकार बराबर लगा के। सबसे पहले देखो, यहां से देखते हैं इस रेखा को हम ए बी, यहां से ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए बी पहचान सकते हो इसको। फिर ए को सी से, तो ए सी भी बोल सकते हैं। ए को फिर डी से ए डी बोल सकते हैं। ए बिंदु से हो गए। अब बी बिंदु से लेते हैं, तो बी सी बी डी, ये बी सी हो गए। सी से लेते हैं तो सी डी। इस तरह से यहां तक इधर बढ़ गए हैं। वापिस इधर आते हैं तो डी सी डी बी डी ए कोमा। उसके बाद में सी से लेते हैं तो सी बी सी ए और अंत में बी ए। इस रेखा को हम इन नामों से भी पुकार सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उसके बाद में हम थर्ड सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल हमारे सामने है, वो है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखना है। 4.1 प्रश्नावली का तीसरा सवाल है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। अब आपसे नाम पूछेगा, पहले हम आकृति बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक चतुर्भुज है, इसके अंदर एक रेखा है इस तरह से, और एक रेखा इस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर रही है, एक अन्य रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पे नाम है, जैसे इसमें यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है इसका नाम, यहाँ बीच में डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ, ये निशान लगा हूं।
और यहां पे O बिंदु है। इस तरह से ये आकृति बनी हुई है। सबसे पहला सवाल इसमें पूछ रहा है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है कि वे रेखाओं के नाम लिखिए, उन रेखाओं के नाम लिखिए जिन पर ई बिंदु स्थित है। तो ई बिंदु देखो यहां है, तो ये सबसे पहले इस पर भी आ रही है, इसका नाम हो जाएगा ए ई, रेखा ए ई। उसके बाद में ये यहां है तो इस रेखा पर भी है, तो इसका नाम हम ई एफ। इस तरह से ये दो रेखा बनती है, ए ई और ई एफ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बी पर्सन को देखते हैं। ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा का नाम बताना है आपको। तो ए से होकर, ए यहां है, ये रहा, ए से होकर जाने वाली रेखा का नाम। तो यहां पे हम देखते हैं तो ये एक ही रेखा है, ए ई, ए ई, क्योंकि ए बिंदु यहां है तो ये रेखा यही है। सी बिंदु पर जाते हैं हम। वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, सिंपल सा है। ओ वाली रेखा का नाम था, तो ओ यहां है इस रेखा पर, तो इसका नाम ओ सी हो जाएगा। अंतिम इसके अंदर है डी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म यानी दो जोड़ी बतानी है। प्रतिच्छेदी रेखा आपको मैंने परिभाषा लिखवा दी थी सुबह। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ होता है यहाँ पे एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, एक तो ये रेखा और ये रेखा आपस में काट रही है, यहाँ देखो क्रॉस कर रही है, तो इसका नाम ए ई व ओ सी। एक युग्म ये बना है, दूसरा युग्म हमारे सामने बन रहा है, वो यहाँ प्रतिच्छेदी हो रहा है, तो ए ई व ई एफ, ये दो युग्म हो। इस तरह से ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 में जाते हैं हम। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ये थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे पहला है इसके अंदर एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका आंसर देते हैं अनंत, और यहाँ इसका डायग्राम बना के भी आप दिखा सकते हो। जैसे ये बिंदु है, इससे हम ये रेखा, ये लो, ये लो, इस तरह से आप 5-6 दिखा दो, और यहाँ बिंदु है अपनी, बिंदु का नाम और लगा सकते हो। इनको ABCD दिखाओ तो दिखाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा सवाल इसके अंदर है चौथे में, दो बिंदु से होकर। तो दो बिंदु से होकर देखिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा सिंगल। और यहाँ दो बिंदु कोई सी भी ऐसे जैसे A और B ले लिया, इनसे होकर एक ही रेखा खींची जाएगी। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल था, ये भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद में
पांचवा सवाल आप लोगों को करना नहीं है, समझ लीजिए, ये फेर में भी करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनानी है और उचित रूप से उसे नामांकित करना है। रफ आकृतियां बनानी है। पहली क्या बनानी है? बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये बहुत ही सिंपल है। ये चिन्ह रेखाखंड का होता है। तो इस तरह से एक रेखाखंड बनाना है जिसका नाम होगा AB। इस पर कहीं भी P लगा, बस इतना ही करना है। B बिंदु कह रहा है इसमें दूसरा प्रश्न, रेखाएं अक्ष Y और PQ, रेखाएं अक्ष Y व PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद। तो इस तरह से एक रेखा हम अक्ष Y कैसे भी खींच सकते हैं आप, अक्ष Y रेखाएं, रेखा है। इसी तरह से PQ इसको क्रॉस करती हुई निकलनी चाहिए, P और Q इसका नाम, और ये यहाँ पे M पर प्रतिच्छेद कर रही है, M पर काट। इस तरह से ये रफ आकृतियां बनाकर सीखिए आप, केवल इसको आप फेर में न करें। सिंपल है, वो दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सी प्रश्न, यानी तीसरा प्रश्न दे रहा है इसमें, 5वें का तीसरा। रेखा L पर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम होगा L पर E तथा F स्थित है। ये भी बहुत ही सिंपल है, परंतु D नहीं है, परंतु D स्थित नहीं है। एक रेखा खींचनी है आपको जिसका नाम L होगा। इस पर कहीं भी E लगा दो, कहीं भी F लगा दो। D बिंदु इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप D बिंदु यहां से बाहर ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, बाहर भी अलाउ है। या फिर इस तरह से काट कर D बिंदु इसके ऊपर ले सकते हो। एक रेखा L ये हो जाएगी, इस पर तो EF है, D बिंदु इस पर नहीं है, तो यहां भी सही है। या फिर D को इसके बाहर ले सकते हो। इस तरह से ये हमारे पास तीसरा सवाल होता है। इसके अंदर चौथा सवाल है 5वें में, OP। देखो, इस चिन्ह को रेखा बोलते हैं और इस चिन्ह को हम रेखाखंड बोलते हैं। और यदि इस तरह से आ जाए OP एक तरफ एरो, तब इसको किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम किरण, रेखाखंड, और ये होता है रेखा का चिन्ह। दो बिंदु के ऊपर इस तरह से चिन्ह आते हैं, तो इनको इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहां पे दिया है कि OP रेखा और रेखा OQ बिंदु O पर मिलती है। यहां देखिए, एक रेखा OP खींचनी है, कैसे खींच सकते हैं? सीधी खींच लो, चाहे इस तरह से, इसका नाम OP लगा दिया। उसके बाद में OQ यहां लगाया, मान लो वो आपने, तो OQ यहां से हम लोग इसको इस तरह से खींचेंगे, ये तो O हो जाएगा और इधर की साइड आपको Q देंगे। अब देखो, OP रेखा और ये OQ हो जाएगी, और बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद हो रही है, ये बिंदु O यहाँ O पर प्रतिच्छेद करें। इस तरह से ये अपना 5वां सवाल कंप्लीट होता है। ये हालांकि फेर में नहीं करना है आपको। सवाल नंबर 6, छठा सवाल। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखो, यानी रेखा MN की संलग्न आकृति देखिए। आपके सामने मैं आकृति अभी बना रहा हूं। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यानी आपको
इस आकृति को देखकर आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो यहां से हम देखो बिंदु ले रहे हैं, ये क्यू एम ओ एन पी। पहला कथन इसमें है, सिंपल है, आप भी बता सकते हो इसमें, क्यू एम ओ एन और पी, रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। इसको अच्छी तरह से देखिए आप लोग। यहां पे सबसे पहले ये जो बिंदु दे रखी है क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ एन पी, ये सभी बिंदु एम एन पर है। रेखा का नाम, अभी आपको सबसे पहले सवाल बताया था मैंने कि इस रेखाओं के नाम बताइए। तो इस रेखा को हम लोग क्यू पी भी बोल सकते हैं, क्यू एम भी बोल सकते हैं, क्यू ओ भी बोल सकते हैं, क्यू एन भी बोल सकते हैं। इसी को हम एम ओ भी बोल सकते हैं, एम एन भी बोल सकते हैं। पूरी रेखा कहलाएगी ये एम एन, और इसी एम एन रेखा पर ये बिंदु स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, सत्य। इसके बाद में सेकंड हमारा जो सवाल है इसमें वो देखिए, एम ओ और एन रेखाखंडी एम एन पर स्थित बिंदु है। ये भी वही बात है, यहां आपको बताना है कि ये एम ओ एन ये तीनों बिंदु यहाँ पे एम एन पर है, वही बात होगी एम एन पर। तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी तरह से थर्ड सवाल आ रहा है अपना तीसरा, एम और एन रेखाखंड एम एन, यहां पे ये रेखाखंड यहां मिसप्रिंट है बुक में, एम और एन रेखाखंड नहीं लगाना है, रेखा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एरो दे रखा है तो इसको हम रेखा ही पढ़ेंगे कि अंत बिंदु है। अंत बिंदु का मतलब रेखा के दोनों किनारों पर एम और एन, रेखा एम एन के अंत बिंदु है। यहां देखना, एम एन रेखा है, एम एन रेखा, ये एम एन रेखा है तो ये पूरी की पूरी रेखा पहचान जाएगी। अब एम एन के अंत बिंदु है, रेखा एम एन के अंत बिंदु है, तो अंत बिंदु थोड़ी हुई है, अंत बिंदु तो पी और क्यू है, तो ये हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा, असत्य। इसी तरह से हमारे पास आ रहा है फोर्थ, इसमें फोर्थ देखिए। अब चौथा सवाल, ओ और एन रेखाखंड किरण ओपी के अंत बिंदु है। यहां पे देखिए, अब ओ और एन ये रेखाखंड ओपी किरण के अंत बिंदु है। तो ओपी किरण ये इस तरह से यहां से उठाते हैं एक बार, ओपी किरण ये, इसके अंत बिंदु कौन से, ओ और पी हुआ, तो पी वो क्या दे रहा है, और एन दे रहा है, तो ये भी क्या हुआ, असत्य हो गया। पांचवा, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम किरण ओपी,
जब किरण जा रही है ओपी तो इधर जा रही है, इस पर एम नहीं है, एम तो इधर की साइड रह गया, तो ये हमारा असत्य रहेगा। अगर एम इधर होता, ओ से लेके पी इधर होता कहीं भी, यहां हो सकता तो भी सही है, लेकिन ये असत्य हो गया। उसके बाद में अगला है किरण ओपी, किरण ओपी, किरण ओपी, किरण क्यों पी, किरण क्यों पी से भिन्न है, भिन्न का मतलब अलग है। तो समझिए पहले किरण ओपी को देखिए, ओपी किरण ये और क्यों पी ये किरण, ये अलग अलग कहा एक ही तरफ जा रही है तो भिन्न नहीं है। ये क्या कह रहा है, किरण क्यों पी, किरण ओपी किरण क्यों पी से भिन्न है, नहीं एक ही है ये किरण, चाहे इसको क्यों पी बोल दो चाहे इसको ओ पी बोल दो, दोनों एक ही साइड जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। उसके बाद में अगला देखिए, अगला सवाल देखें, किरण, अगला हमारे पास है 8वां, किरण ओएम, ओएम किरण को देखें, ओएम ये किरण है इस तरह से इधर, किरण ओएम, किरण ओपी, अब ओपी को देखें यानी कि ये किरण के विपरीत नहीं है, ये किरण कहां जा रही है, विपरीत नहीं है क्या, के विपरीत नहीं है, तो ये तो दोनों विपरीत ही है, जबकि वो सवाल में बोल रहा है कि ये दोनों किरण विपरीत नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं, तो हमारे पास 9वां सवाल आ रहा है, ओ किरण, ओ किरण ओपी, किरण ओपी ये किरण यहां से लिखते हैं, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है, किरण ओपी, ओपी को देखो यहां से ये किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु ओ ही तो है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे क्या हुआ ओ, और अंतिम बिंदु यहां आएगा, अंत बिंदु है पी, तो ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है, ये तो हो गया सत्य। लेकिन हमारे यहां बुक में दे रखा है प्रारंभिक बिंदु नहीं है, दे रखा है नहीं है, तब असत्य हो जाएगा। अगर ये इस तरह से बोलता ना प्रारंभिक बिंदु है तब सत्य था, और अंतिम इसमें से सवाल पूछ रहा है वो है एन, किरण एनपी, आपको किरण एनपी देखनी है, ये किरण यहां से एन से स्टार्ट है, किरण एनपी और किरण एनएम, एनएम का प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, ये कथन सत्य है या असत्य, देखते हैं। एन की बात कर रहा है वो, पहले किरण एनपी, एनपी किरण ये, और एनएम, एनएम किरण ये है यहां से, तो इस किरण का भी प्रारंभिक बिंदु एन हुआ और इधर वाली किरण का भी प्रारंभिक बिंदु एन हुआ, तो यहां पे ये क्या हुआ हमारा सत्य हो। इस तरह से ये प्रश्नावली अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ये इसमें 6% थे, 6% है, 6वां प्रश्न था सत्य और असत्य का, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें।